आइए अगले सिद्धांत को देखते हैं। यह है क्रिया प्रसूत या सक्रिय अनुबंधन, इंग्लिश में बोलेंगे ऑपरेंट थ्योरी कंडीशनिंग। आप कहेंगे इसको हमने अभी पढ़ा था, वो स्किनर ने दी थी। देखिए क्रम आगे पीछे हो गया है। मैं आपको एक चीज बता दूं, इवान पेवलोव जो थे वो इनसे ही प्रभावित थे। सबसे पहले जो काम किया है व्यवहार के सिद्धांतों को लेकर वो इन्होंने किया है। इनके बाद पेवलोव, ठीक है, उसके बाद वाटसन और वाटसन के बाद स्किनर। तो ये क्रम है, क्रम से आपको खास लेना देना है नहीं, लेकिन आपको बस ये समझना है कि किसने किस पर प्रयोग किया, किसकी थ्योरी का क्या नाम है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो बस वही चीज जाननी है। अच्छा, जैसे अभी तक हमने जो थ्योरी पढ़ी वो जैसे कि स्किनर ने चूहे और कबूतर दोनों पर प्रयोग किया, जबकि इवान पेवलोव ने कुत्ते पर किया। इन्होंने उन सभी के अलावा औरों पर भी किया। चिंपैंजी पर ये करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पाए, और जानवरों पर प्रयोग करने को लेकर इन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल भी दिया गया था। ठीक है, 1890 में विलियम जेम्स की एक बुक आई थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, उससे ये काफी प्रभावित थे। इसीलिए इनका जो रुझान था वो साइकोलॉजी की तरफ बढ़ा और खासकर पशु व्यवहार की तरफ। ठीक है, वहां से उन्होंने उनके नेचर को, उनके बिहेवियर को जाना, उनका जो लर्निंग प्रोसेस है उसको जाना। और लर्निंग प्रोसेस जानवरों पर तो ये कार्य कर ही रहे थे, उनसे हटकर वाटसन ने फिर मनुष्य पर प्रयोग किया। इस प्रकार से मनुष्य के व्यवहार को जानने में जो थी चीजें वो निकल कर आई, और आगे चलकर ये शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म हुआ। ठीक है, मनोविज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में भी अप्लाई किया गया, तो इसको हम इनको शैक्षिक मनोविज्ञान का या शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। किस रीजन से? क्योंकि इन्होंने पशु व्यवहार के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया की, प्रोसेस ऑफ लर्निंग किस प्रकार से होता है ना, कैसे जनरेट होता है, कैसे इसकी क्या उसका प्रोसीजर है, तो वो चीजें इन्होंने बताई। और इनके बाद इनके जो जूनियर्स थे या इनके जो समकालीन थे वो लोग उस पर अलग अलग तरीके से काम करते चले गए, और यहाँ से शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म हुआ। ठीक है, इनको सर्वाधिक लोकप्रियता किससे मिली? प्रभाव के नियम से, जिसमें बिल्लियों पर प्रयोग के माध्यम से प्रयास व भूल विधि का इन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने एक स्टडी की जिसकी वजह से ज्यादा फेमस हुए और वो काफी प्रभावी रही है। ठीक है, इन्होंने अधिगम के नियमों को दो भागों में बांटा है। अच्छा, लर्निंग प्रोसेस को ये दो भागों में बांट रहे हैं, एक तो प्राथमिक नियम, और आगे हम दूसरे भी पढ़ेंगे, वो होते हैं गॉड नियम। प्राथमिक नियम में 3 आते हैं। तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस, इसको आप तैयारी का नियम भी कह सकते हैं। दूसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। तीसरा है परिणाम या प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्ट। तो ये इनके बारे में कुछ बेसिक सी चीजें हैं। अब आगे जानते हैं कि इनके जो लॉज है वो क्या क्या कहते हैं। अच्छा, उससे पहले एक कहानी जो है वो भी तो जाननी है, उसको देखते हैं। इन्होंने एक बिल्ली पर प्रयोग किया था, उसको एक पिंजरे या बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, और वही कहानी है कि लगभग सबकी मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा हटकर है। किसी ने किसी चीज पर ज्यादा फोकस किया, किसी ने किसी चीज पर, जैसे स्किनर रिस्पॉन्स को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे थे, जबकि पेवलोव स्टिमुलस को, और इनका भी वही कहना था। तो इन्होंने क्या किया कि उस बिल्ली को बंद कर दिया गया, सेम चूहे की तरह। मतलब उसका लीवर दबने से क्या आता था, आता नहीं था, सॉरी। बॉक्स में बिल्ली बंद थी, बिल्ली के बाहर एक फिश रखी हुई थी, और बिल्ली को भूखा रखा गया बॉक्स में बंद करके, उसको कुछ खाने को नहीं दिया गया। तो जब वो उसको देख पा रही थी तो जब बिल्ली बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी कि मैं बाहर निकलूं और अपनी भूख शांत करूं, मछली को देखकर उसको बहुत ज्यादा मतलब तड़प रही थी वो कि मैं कैसे भी करके उस तक पहुंच जाऊं, उसको खाऊं, और ठीक है मेरी भूख शांत हो। लेकिन क्या था कि लॉक था, तो लेकिन वो तो अपने हाथ पर चला ही रही थी, किसी भी तरीके से कोशिश तो अपनी पूरी कर रही थी। और जब इंसान भूखा होता है या पीड़ित होता है किसी चीज से, तब वो प्रयास भी बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, किसी भी प्रकार से आपको प्यास लगी है तो आप कहीं ना कहीं कोशिश करोगे कि पानी मिल जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से वो भूखी थी और सामने ही उसके भोजन रखा था। मजबूर वो ये थी कि वो दरवाजे के अंदर थी, हालांकि वो देख पा रही थी, तो वो कोशिश इसीलिए कर रही थी कि मैं बाहर किसी भी प्रकार से निकल जाऊं। और एक तरीके से, और एक बार ऐसा भी हुआ कि उसका प्रयास जो था वो सफल रहा, और उसका पंजा लीवर पर लगा, दरवाजा खुल गया,
और वो बाहर चली गई। ठीक है, उसने मछली खा ली, अपनी भूख शांत कर ली। हालांकि अगर उसका पेट भरा होता तब वो इतनी कोशिश भी नहीं करती, ना ही इतना प्रयास करती। किसी की कोई जॉब सेटल्ड है, मतलब किसी की जॉब लगी हुई है, तो वो क्यों चाहेगा, अगर उसकी अच्छी जॉब है, कि मुझे दूसरी जॉब लेनी है। सेटिस्फाइड नहीं है वो बात अलग है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट जॉब ले चुका है तो वो कहेगा कि लग गई है, वही बहुत बड़ी बात है। आजकल नहीं लगती है जल्दी से, है ना, काफी कुछ मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद इतना सारा टाइम देना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें रहती हैं इस प्रोसेस में, तो वो संतुष्ट होता है कि नहीं, मुझे इतना ही ठीक है। लेकिन आपके पास अगर जॉब नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, सोर्सेस हैं, तो आप क्या करोगे, प्रयास तो करोगे ही। इसी प्रकार से वो भूखी थी तो वो प्रयास कर रही थी और उसको वो मिल भी गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इसको फिर बंद किया गया और इस प्रकार से नोटिस किया गया कि स्टार्टिंग में अगर उसने 10 बार में लीवर खोल पाया तो अगली बार 9 बार में, 8 बार में, इस तरीके से उसका टाइम जो था वो कम होता जा रहा था। क्योंकि अब उसे पता था कि इसे दबाने से दरवाजा खुलता है और दरवाजे के खुलते के साथ ही मुझे बाहर जाने को मिलेगा और सामने ही भोजन रखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि उसने प्रयास किया, यहाँ लिखा हुआ है ना, प्रयास व भूल विधि। प्रयास किया, मिस्टेक्स हुई, भूल हुई उससे। ठीक है, और धीरे धीरे ये प्रयास करने की जो क्षमता है, प्रयास करने की जो गिनती है वो कम हुई, उसकी मिस्टेक्स कम हुई और इस प्रकार से टाइम कम लगा और वो सीख गई कि मुझे सिर्फ लीवर दबाना है और मैं अपनी जो मेरा एम है मैं उसको प्राप्त कर लूंगी। तो जब किसी को ये पता चल जाए कि हाँ ये है जादू की छड़ी, है ना, तो वहां से वो क्या करेगा, वो अपने कार्य को बहुत इजीली कर सकता है, सीख सकता है और उसको हर बार टाइम कम से कम लगता जाएगा और एक टाइम पर वो बहुत ही कम समय लेगा जो स्टार्टिंग की अपेक्षा। ठीक है, तो ये चीज थी इनकी थ्योरी में। अभी हमने प्राइमरी लॉज के बारे में जाना, वो 3 प्रकार के होते हैं और यहाँ अब सेकेंडरी लॉज को पढ़ेंगे हम। अच्छा, प्राइमरी लॉज को हमने डिस्कस नहीं किया था। ये 3 हैं। पहला है तत्पर या तैयारी का नियम, जिसको इंग्लिश में रेडीनेस बोलते हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस। उसमें क्या है कि बच्चे को तत्पर किया जाता है सीखने के संबंध में। अगर वो तैयार नहीं है तो वो सीख भी नहीं पाएगा। ठीक है, उसको उसकी इच्छा अगर है सीखने की तभी वो सीख पाएगा। सेकंड था आपका लॉ ऑफ प्रैक्टिस या अभ्यास का नियम। किसी भी चीज को आपने रुचि लेकर सीख तो लिया लेकिन उस पर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो वो चीज बहुत दिनों तक आपके संज्ञान में नहीं टिकने वाली है। क्यों? क्योंकि उस पर आपने अभ्यास ही नहीं किया है। तो एक कहावत है पुरानी कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर बढ़त निशान। यानी कि करत करत अभ्यास के आप अभ्यास करते जाएंगे तो जड़ मत होत सुजान, आपकी जो मति की यानी कि बुद्धि की जो जड़ है, जो नींव है, वो भी सुजान हो जाती है, उसमें भी जान आ जाती है। रसरी आवत जात थे यानी कि रस्सी का आना जाना जब होता है, कुएं के संबंध में है ये बात, तो सिल पर पड़त निशान यानी कि जो पत्थर है उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। हालांकि रस्सी से पत्थर पर निशान पड़ने का कोई लेन देन है नहीं, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है बार बार रस्सी की आने जाने में, तो उस चीज से क्या होता है कि पत्थर जैसी चीज पर भी निशान पड़ जाते हैं। इसी प्रकार से कौवे की कहानी आपने सुनी होगी। कंकड़ों से वो क्या करता है, पानी को ऊपर ले आता है। तो अभ्यास करने से ही आप सफल होते हैं, आपके कार्य सफल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज अलग रही। हमें क्या समझना था, अभ्यास करने से ही आप सीखने वाली जो चीजें हैं उनमें सक्सेस हो पाएंगे। तीसरा नियम था लॉ ऑफ इफेक्ट यानी कि प्रभाव या परिणाम का नियम। रुचि लेकर सीखा, अभ्यास किया, तभी आपको प्रभावी परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये वो चीज है कि आपका परिणाम भी वैसे ही होगा जैसे कि आपने पिछले जो प्रोसेस हैं उनको फॉलो किया है। आगे देखते हैं गॉड नियम या सेकेंडरी लॉज। ये मुख्य रूप से 5 हैं। पहला है बहुमुखी प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि मल्टीपल रिस्पॉन्स आपको मिलते हैं किसी फील्ड में, आप कुछ सीख रहे हैं, वहां आप नई चीजें बार बार ट्राई करते हैं, आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। यहाँ लिखा गया प्रयास व त्रुटि, जो अभी हमने पढ़ा था कि प्रयास व भूल का जो नियम है वो इसी नियम पर आधारित है। ठीक है, तो वहां क्या होता है कि आप कोई नई चीज सीख रहे हैं, आप बार बार ट्राई करते हैं, बार बार मिस्टेक्स होती हैं, तो उससे क्या होता है, रिजल्ट तो मिलेगा देर से ही सही, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो प्रयास व त्रुटि का नियम किस पर आधारित है, बहुमुखी प्रतिक्रिया के नियम पर। इतना आपको समझना है। सेकंड है मनोवृत्ति का नियम, यानी कि आपका माइंड सेट, किस एटीट्यूड के साथ आप सीख रहे हैं, जिस गति के साथ आप सीखेंगे, ये यहाँ लिखा हुआ है अधिगम गति अनुपात, जिस गति के साथ आपने अधिगम का अर्जन किया है उसी गति के साथ यानी कि उसी अनुपात में आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। आप
अच्छे मन से अगर कोई चीज नहीं सीख रहे हैं, ठीक है, लेजी फील कर रहे हैं, थकान हो रही है आपको और आपने सीखा, तो उसको करते टाइम भी जब आप नेक्स्ट टाइम खुद से उसको ट्राई करेंगे तो वो उतना अच्छा खासा रिजल्ट नहीं देगा। देखिए थर्ड लॉ है आंशिक क्रिया का नियम। इसको आप यहाँ पर ये अंश से पूर्ण आएगा, मिस्टेक हो गई यहाँ, ठीक है, अंश से पूर्ण। इसमें क्या है, आप किसी चीज को कोई चीज आप सीख रहे हैं, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं, मान लीजिए कोई सवाल आपको बताया जा रहा है, तो अगर एक बार में आपको पूरा का पूरा नहीं आ रहा, आपको लेंथी लग रहा है, तो आप क्या करोगे, उसका विभाजन करोगे छोटे छोटे टुकड़ों में। तो या आपको मान लीजिए एक चैप्टर याद करने को दिया है, ठीक है, अब उसमें 6 टॉपिक हैं तो आप एक साथ नहीं लर्न कर पा रहे हैं, एक एक दो दो करके आप याद करोगे, तो अंश से पूर्ण की तरफ जाता है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। आपको कोई चीज सीखनी है, वो आपको भारी भरकम लग रही है, बड़ी चीज लग रही है, टाइम टेकिंग लग रही है, तो आप क्या करें कि छोटे छोटे स्टेप्स में उसको सीखें, और ये चीज काफी प्रभावी भी रहती है। अगला देखते हैं आत्मीकरण का नियम, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें क्या देखना है आपको, आपका जो पूर्व ज्ञान है वो आपके नवीन ज्ञान में स्थायी रूप से समाहित हो जाता है। जैसे कि आपको सवाल दिए जा रहे हैं और सभी सवालों में सेम फॉर्मूला लग रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आपको सिखाया गया एक सवाल में कि ये फॉर्मूला लगेगा, फिर आपको कुछ और सवाल दिए गए और आप उन्हीं सभी क्वेश्चंस में उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पूर्व ज्ञान का जो यूज है वो जो अदर क्वेश्चंस हैं उनमें भी हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसको क्या बोलेंगे, आत्मीकरण, ज्ञात से अज्ञात की ओर। आपको ज्ञात थी चीज की ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, अज्ञात की ओर ये नहीं पता था कि इसमें होगा, लेकिन उसमें जब आपने लगाया, उसको अप्लाई किया, तो वो वहां पर भी वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है सहचर्य परिवर्तन का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ठीक है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को शिफ्ट करते हैं किसी दूसरे काम में। इसका एग्जाम्पल मैथ्स में आप काफी अच्छे से समझ सकते हैं। प्लस माइनस किसी बच्चे को आते हैं पहले से, उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड सिखाया जा रहा है, तो प्लस माइनस का यूज उन दोनों में हो सकता है, यानी कि उसकी जो पहले की नॉलेज है वो कहाँ शिफ्ट हो गई, वो बाद वाली चीज में शिफ्ट हो गई, ठीक है, बाद वाली जो आप नई चीज सीख रहे हो उसमें शिफ्ट हो गई। तो ये सारे जो नियम हैं वो सेकेंडरी लॉज हैं। आगे देखते हैं, एक चीज और थी, ये जो हम बिल्ली वाला एग्जांपल ले रहे थे, उसमें आप ध्यान रखना, उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस किसको बोला जा रहा है, लीवर को। धक्का लगाना, बिल्ली के द्वारा जो धक्का लगाया गया था वो उसका रिस्पॉन्स था, ठीक है। बच के भागी वो, बाहर जब निकली तो खुल के सांस ली होगी, ये उसके लिए एक अच्छा परिणाम साबित हुआ। भोजन मिल गया, ये उससे भी अच्छा, यानी कि बेहतर परिणाम शामिल हुआ, मिला। तो कुल मिलाकर यहाँ से हमें ये जानने को मिलता है कि प्रयास और त्रुटि होने के साथ साथ आप कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं, ठीक है, और हर बार आपका जो समय है वो कम लगता है, आपका समय बचता रहता है, और आप अच्छे माइंडसेट से सीखते हैं, अंश से पूर्ण की ओर सीखते हैं। तो थॉर्नडाइक का जो ये नियम है, ये सीखने की प्रक्रिया पर बहुत हद तक जोर देता है, और वहीं से हम ये लर्निंग प्रोसेस को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी भी लर्निंग इसी प्रकार से होनी चाहिए। आइए समझते हैं अगली थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी। इसके प्रतिपादक या संस्थापक कौन थे, अल्बर्ट बंडूरा। ये किस देश से संबंधित थे, कहाँ के निवासी थे, कनाडा के थे, कनेडियन थे ये। अच्छा, इस थ्योरी के अन्य नाम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। अगर आपसे कहा जाए कि अल्बर्ट बंडूरा की निम्नलिखित में से कौन सी थ्योरी है, तो आपको ये सभी याद रखने हैं। अवलोकन का सिद्धांत भी कहा जाता है इस थ्योरी को, अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत बोला जाता है, प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत, ठीक है। तो ये अन्य नाम है किसके, सोशल लर्निंग के। इन्होंने सीखने का माध्यम किसे बताया है, अधिगम के जो माध्यम है, ये बोलते हैं कि पर्यावरण से अवलोकन करके बच्चा सीखता है, इसके साथ ही अनुकरण करके तथा प्रतिमाओं द्वारा सीखता है। मीन्स आपके एनवायरमेंट में, बच्चे के एनवायरमेंट में कोई चीज घटित हो रही है तो वो उससे अवलोकन करेगा, यानी कि उसको ऑब्जर्व करेगा, नोटिस करेगा, ठीक है, और अपने दिमाग में वो चीज बिठा लेगा, तो वहां से उसका अधिगम स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ ही अनुकरण करके, मतलब इमिटेट करके, इमिटेशन से सीखता है वो। इमिटेशन बोलेंगे नकल करना, किसी को कॉपी करना। तो बच्चे का होता है ना कि जो चीज बड़े को वो करते देख रहा है उसी चीज को कॉपी करता है। ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं, आप अगर जीभ निकाल कर दिखाएंगे तो वो भी आपको निकाल कर दिखाएगा, ठीक है।
ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं तो आप अगर उसको चिढ़ाएंगे जीभ निकालकर तो वो भी आपको वही रिस्पॉन्स देगा, वही रिप्लाई देगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर आप चिढ़ाते हैं, जीभ निकाल कर दिखाएंगे तो वो भी आपको सामने से रिप्लाई में जीभ निकाल कर दिखाएगा। ठीक है, अगर आप उसको कोई अच्छी चीज आप करके दिखाएंगे तो वो वही चीज करेगा। तो कहने का मतलब है कि बच्चा नकल करके सीखता है। कहाँ से? अपने वातावरण से। प्रतिमाओं द्वारा, प्रतिमा से मतलब है मॉडल से। मॉडल का मतलब ये मॉडलिंग नहीं है, ये वो वाली मॉडलिंग नहीं है जो रैप वॉक करते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी को अपना आदर्श मान लेते हैं। मान लीजिए आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं किसी का भी एग्जाम्पल अगर लेती हूँ, किसी को किसी टीचर से अच्छा समझ में आता है, उसने अपना रोल मॉडल उस टीचर को बना मान रखा है। तो होता है ना बच्चों में कि टीचर डे पर कि मुझे वही वाले टीचर का रोल प्ले करना है। तो कहने का मतलब है वो उनका अनुसरण करता है, उनको कॉपी करता है, उनकी ही चीजें फॉलो करता है ना। अगर उसको टीचर बनाया गया, जैसे अगर लड़की है तो वो अपनी फेवरेट टीचर जो सूट पहनती है, वो साड़ी पहनती है, वो उसी चीज को पहनेगी। ठीक है, उसी तरीके से उसी लहजे में बात करेगी, उसी लहजे में पढ़ाएगी। तो कहने का मतलब है कि मॉडलिंग से, ये तो चलो एक अलग एग्जाम्पल हो गया थोड़े बड़े बच्चों का। छोटे बच्चों का भी, किसी ने परिवार में होता है ना कि किसी के पास बच्चा ज्यादा खेलता है या किसी के साथ ज्यादा खुश रहता है। ठीक है, कोई फनी होता है तो उसके साथ उसको अच्छा लगता है। तो रोल मॉडल का मतलब ये है कि बच्चा जिसको जिसकी छवि अपने दिमाग में बिठा लेता है, उसकी छवि को वो क्या करता है? फॉलो करता है। थोड़े बड़े लोगों पर आ जाएंगे, बड़े बच्चों पर। तो जैसे कि किसी का कोई हीरो रोल मॉडल है, मतलब उसने अपना किसी को आदर्श बना रखा है, किसी हीरो को बना रखा है, किसी फ्रीडम फाइटर को बना रखा है, तो वो उसी की चीजों को ज्यादातर अप्लाई करेगा अपने जीवन में। तो ये वो चीज है। नेक्स्ट, यह व्यवहारवाद व संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच पुल का काम करता है। सेतु का, पुल का, या किसी कड़ी का काम करता है। कहने का मतलब यह है कि व्यवहारवाद तो यहाँ देखने को मिल रहा है, आप पर्यावरण से कोई क्रिया सीख रहे हैं, ठीक है, करते हुए देख रहे हैं, तभी आप सीख रहे हैं, किसी व्यवहार को आप फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ ही ये संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत भी कहलाता है। ऐसा इन्होंने बाद में बोला था, स्टार्टिंग में इन्होंने सिर्फ सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। देखिए, बंडूरा को प्रथम मानव व्यवहारवादी या संज्ञानवादी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये व्यवहारवाद से अपना सिद्धांत स्टार्ट करते हैं और आगे चलकर उसमें संज्ञानवाद को भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखना कि प्रथम आपको ध्यान रखना है कि जो पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक जो दोनों चीजों को क्या कर रहे हैं, अपनी थ्योरी में लेकर आ रहे हैं, वो कौन है? अल्बर्ट बंडूरा। और यहाँ पर तीन चीजें इन्होंने महत्वपूर्ण बताई हैं: ध्यान, स्मृति व प्रेरक प्रक्रियाएं। आप किसी चीज को ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, करते हुए समझ रहे हैं, उसको आपने अपनी मेमोरी में बिठा लिया। ठीक है, स्मृति में आपकी वो फिट हो गई। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? प्रेरक प्रक्रिया। यानी कि अब आप उसको अपने जीवन में किसी क्षण में अप्लाई करेंगे तो वो आपके लिए एक मोटिवेशन बनकर तैयार हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पहले आपने ध्यान लगाकर उसको देखा, सुना, उसको आपने दिमाग में बिठाया, वो स्मृति में, आपकी मेमोरी में आ गया। नेक्स्ट, आप आप उसको किसी फील्ड में, किसी काम में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एक प्रेरक बन गया, एक मोटिवेशन बन गया। तो इस प्रकार से आपने लर्निंग की, क्योंकि आपने कोई चीज सुनी, उसको फिर ध्यान में रखा, अब स्मृति में बिठाया, और आगे आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो वहां से आपको जो अनुभव हुआ, उस अनुभव से आपने अधिगम किया। ठीक है, तो अधिगम की प्रक्रिया में ये तीन चीजें महत्वपूर्ण बताई इन्होंने। देखिए, बंडूरा के बारे में कुछ और चीजें जानेंगे, उसके साथ ही मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये बंडूरा का दिया हुआ है, जिसे बाद में इन्होंने चेंज करके और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से प्रसिद्ध किया। दूसरा जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वो वाइगोत्स्की का है। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, दोनों ही सामाजिक शब्द आ रहा है। ठीक है, दोनों ही सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों की थ्योरीज अलग अलग है। इन्होंने अधिगम पर ध्यान दिया, सामाजिक अधिगम पर, और उन्होंने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक चीजों पर। ठीक है, कल्चरल चीजों पर। और ये बाद में संज्ञान पर भी इनका ध्यान गया। तो उस हिसाब से यहाँ पर कुछ चीजें हमें और भी अलग से देखने को मिलेंगी। अच्छा, सीखने के चरण इन्होंने क्या क्या बताए हैं कि आप अगर किसी पर्यावरण में मौजूद हैं, किसी सोसाइटी में आप रह रहे हैं, ठीक है, तो समाज से आप क्या सीखेंगे? सबसे पहले आप जो भी चीज सीख रहे हैं, आपका ध्यान वहां जाएगा, आपको वो चीज आकर्षित करेगी, यानी कि आप अटेंशन देंगे उस चीज की तरफ।
उसके बाद आप अवधारण करेंगे, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, ग्रहण करेंगे, फिर आप पुनः निर्माण करेंगे, आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, तो वो रिक्रिएशन हो गया। इसके साथ ही लास्ट में आ जाएगा पुनर्बलन। पुनर्बलन हमने पढ़ा था, रेनफोर्समेंट, यानी कि आपकी उत्सुकता बढ़ जाती है किसी चीज को करने को लेकर, सीखने को लेकर, क्योंकि आपने प्रयास किए, प्रयास के बाद आपको जो रिस्पॉन्स मिला, जैसे कि वो पुरस्कार वाला एक एग्जाम्पल था कि बच्चे को अच्छे मार्क्स आने पर गिफ्ट मिला, तो उसकी उत्सुकता, उसकी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई कि मैं और अच्छे से पढ़ाई करूंगा तो अब की बार और अच्छा गिफ्ट मिलेगा। तो पुनर्बलन क्या है? जब आपको प्रोत्साहित करे किसी काम को करने को लेकर। ठीक है, तो ये चारों चीजें हमने समझ ली। एक चीज यहाँ ध्यान देते हैं, ये स्वयं निर्देशित अधिगम को मान्यता देते थे। समाज से जुड़ी चीजों पर तो इन्होंने काम किया ही था, उसके साथ ही इन्होंने जो सेल्फ वाली चीजें हैं, आप कह सकते हैं कि आत्म प्रभाव वाली जो चीजें हैं, जो आपके सेल्फ को अफेक्ट करें, उन चीजों पर ये ज्यादा फोकस करते थे। कब? जब इन्होंने संज्ञानात्मकवाद की चीजों को यहाँ जोड़कर रखा। स्वनिर्देशित अधिगम को मान्यता देते थे। अपने सेल्फ से आप जिस चीज को सीख रहे हैं, ये उस चीज पर ज्यादा ध्यान देने लगे थे। अच्छा, शिक्षा में क्या महत्व है इनके थ्योरी का? व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है, बिल्कुल होती है। आप समाज में रहकर कुछ अच्छी चीजें सीख रहे हैं, अच्छी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। ठीक है, आपका कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, जो कि सामाजिक अधिगम का आधार है। क्योंकि इनका काम सामाजिक अधिगम पर था, तो सामाजिक अधिगम होगा कब? समाज में प्रत्येक व्यक्ति अगर अच्छे व्यक्तित्व वाला होगा तभी तो होगा। और व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा, ये इन्होंने बताया है कि यहाँ प्रमुख तत्व बताए हैं: अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, स्व नियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल, स्व विवेक यानी कि खुद की बुद्धि से कोई चीजें, कुछ निर्णय लेना, यहाँ लिखा भी स्व निर्णय, स्व अनुक्रिया, खुद के रिस्पॉन्सेस, आपका बिहेवियर, यानी कि सारी चीजें खुद के गाइडेंस में अगर आप कर रहे हैं, आपने कोई चीज देख ली, समझ ली, जान ली, ग्रहण कर ली, उसको आप खुद से जब उसको रिक्रिएट कर रहे हैं, तब जाके आपको रिस्पॉन्स, जो भी आप लेना चाह रहे हैं, उस प्रकार का रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, सीमाएं क्या क्या है इसकी? ये जैविक घटकों जैसे हार्मोन और आनुवांशिकी प्रभावों को अस्वीकार करते थे। इनका मानना था कि जेनेटिक्स जो चीजें हैं वो इतना प्रभाव नहीं डालती हैं बच्चे के अधिगम पर, जितना कि सामाजिक या जो एनवायरमेंटल चीजें होती है, पर्यावरणीय चीजें, वो डालती हैं। तो इसीलिए इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बनाया। प्रेरक कौन थे इनके? इनके पिता, माता भी जो थी इनकी, वो भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मतलब फॉर्मल एजुकेशन ना मम्मी को थी ना पापा को थी, तो ये अपने पापा से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। पिता जो कि स्कूल एजुकेशन से वंचित थे, थी माता भी, लेकिन इनको ज्यादा किसने प्रेरित किया? पापा ने। फिर भी 3 भाषाओं को पढ़ाने में इनके पिता सक्षम थे। खुद की एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन उनका जो टीचिंग प्रोसेस था वो इस प्रकार का था कि वो खुद से 3 भाषाओं को जानते थे, और उनको पढ़ाने का भी जो तरीका है वो उनको आता था। तो कहने का मतलब है कि फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा, स्कूल एजुकेशन से वो भले ही दूर रहे, पढ़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों पर ये चीज हावी नहीं होने दी, और खासकर ये जो बंडूरा थे इन पर। ठीक है, तो बच्चे का माइंडसेट पहले से पता चल जाता है कि वो किस प्रकार से मेहनत कर सकता है, किस फील्ड में जा सकता है, इसका इंटरेस्ट है कि नहीं। तो इसलिए इन्होंने बंडूरा पर, इनके पिता ने काफी ध्यान दिया, और उसका रिजल्ट है कि आज हम उनको बोर्ड पर पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हाँ, इनके प्रयोग की बात कर लेते हैं। प्रयोग किया था इन्होंने बॉबोडोल पर, और ये प्रयोग था सामाजिक अधिगम को लेकर। संज्ञान वाली जो चीजें हैं वो हमने यहाँ समझ ली हैं। ठीक है, वो संज्ञान को लेकर जब आए, तब उन्होंने स्वनिर्देशित यानी कि खुद के गाइडेंस में जो सीखना है उसको उन्होंने बल दिया, उस पर ज्यादा बल दिया, उस पर ज्यादा जोर दिया। तो वो चीजें मैंने यहाँ पर ये 2-3 पॉइंट्स में क्लियर कर दी। लेकिन इनको महत्वपूर्ण किस लिए माना गया है? बॉबोडोल पर प्रयोग के लिए। तो इनका जो प्रयोग था वो एक बॉबोडोल पर था, जिसे हिट करते के साथ ही वो अपने आप से उठ जाती है, आपने देखी भी होगी। तो इनका प्रयोग ये था इन्होंने कुछ बच्चों को 3 क्लिप्स दिखाई, 3 मूवीज दिखाई, छोटी छोटी क्लिप्स थी। तो उन वीडियोस में क्या था कि एक वीडियो में पहले उन्होंने ये चीज घटित की, यानी कि इस चीज को पहले इन्होंने रिकॉर्ड किया और उस रिकॉर्डिंग को बच्चों को दिखाया, ताकि उनका क्या रिएक्शन रहता है। तो चीजें क्या थी? पहली बार में इन्होंने डॉल को रखा, एक बॉबो डॉल को। ठीक है, और कुछ बच्चे या कुछ लोग आए
और उससे हाय हेलो कर रहे थे, मतलब जो सामाजिक चीजें जो हम सोशली ट्रीट करते हैं जिस तरीके से एक दूसरे को, वो चीज कर रहे थे। इसकी रिकॉर्डिंग थी। दूसरे में थी कि एक लेडी आती है, बोबो डॉल से टकरा जाती है और फिर वो उसको उठाकर पटकने लगती है, मारपीट करती है, अपना सारा गुस्सा उस पर उतार देती है। ठीक है, ये एक रिकॉर्डिंग ये हो गई, दो हो गई। तीसरी रिकॉर्डिंग जो थी वो थी कि एक बच्ची है, वो बोबो डॉल से खेल रही है, ठीक है, उसको लाड़ प्यार कर रही है, तो वो वाली चीज थी। तो तीनों क्लिप्स दिखाने पर इन्होंने बच्चों के रिएक्शन पाए कि बच्चों को क्लिप दिखा दी। सबसे पहला इन्होंने काम क्या किया कि उनकी रिकॉर्डिंग्स प्ले की बच्चों के सामने। अब लेकिन सारे बच्चे वो सेम नहीं थे। कुछ बच्चों को जो अग्रेशन वाली जो वीडियो थी, यानी कि जिसमें लेडी बोबो डॉल को पीट रही थी, उसको दिखाया। ठीक है, कुछ बच्चों को दिखाया कि वो समाज में किस तरीके से बिहेव करना है किसी के साथ में, तो बोबो डॉल के साथ में भी बच्चा उसी प्रकार से खेल रहा है। तीसरे में दिखाया है कि उसके साथ में काफी लाड़ प्यार से पेश आ रहा है। ठीक है, तो 3 प्रकार की वीडियोस बच्चों को, तीनों अलग अलग ग्रुप को दिखाई। अब उसने रियल में बोबो डॉल रख दी, तो जिस बच्चे ने बोबो डॉल को पीटते हुए वाली वीडियो देखी थी, और जब वो उसके पास से गुजरा, गिरा या जैसे भी है, तो उसने भी वही चीज करी जो उसने वीडियो में देखी थी। दूसरा बच्चा जो था, जो उसके साथ खेल रहा था, उसके साथ हंस रहा था, उसने वही चीज की जो उसने उसको वीडियो में देखी थी। जबकि तीसरी प्रकार का जो ग्रुप था, उन्होंने देखा था कि बोबो डॉल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं हो रही है, खेला नहीं जा रहा है, गुस्सा नहीं हम प्रेजेंट कर रहे, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं था। तो कुल मिलाकर बच्चे के सामने आप जैसी चीजें करेंगे वही वो सीखेगा, तो व्यवहार में वो वही चीजें लेकर आएगा। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था, यहीं से ये प्रसिद्ध हुए और हम इनको बोर्ड पर पढ़ रहे हैं। इनके बारे में मैंने कहानी आपसे शेयर की। ठीक है, कहानी में थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर आपको ये चीज याद रखनी है कि अल्बर्ट बंडूरा का प्रयोग किस पर था? बोबो डॉल पर था। किस प्रकार से था? वो इस प्रकार से था कि 3 प्रकार की वीडियो क्लिप्स के माध्यम से उन्होंने बच्चों का व्यवहार जाना। ठीक है, और व्यवहारवाद के अलावा ये किस पर जोर दे रहे थे? संज्ञानात्मकवाद पर। तो संज्ञानात्मक चीजों के लिए इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए वो क्या थे? वो सेल्फ रिलेटेड थे, तो वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, इनके सीखने के चरण हमने देख लिए और इनकी फैमिली के बारे में जान लिया था। तो कुल मिलाकर अब ये इनकी थ्योरी भी कंप्लीट हो गई।